टीओडी एग्जाम चाहिए, हम लोग को लिखित परीक्षा चाहिए और टीओडी का हम लोग विरोध करते हैं। टीओडी हम लोग को नहीं चाहिए। देश की सेवा के लिए सम्मानित अपना जीवन करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि अग्निवीर यानी कि जो अग्निपथ एंट्री स्कीम आई है, उसको लेकर काफी सारे से तथ्य सामने आ रहे हैं। जब से उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया, अगर मैं बात करूं, अभी तो एक तरह से लॉन्चिंग की गई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रक्षा मंत्री और सभी सेनाओं के सेनाध्यक्ष मौजूद थे, वहां सभी पॉइंट्स को उन्होंने रखा कि कैसे उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, और उसके बाद से लेकर उस पर काफी सारे से विचार, अलग अलग टाइप के मत सामने आ रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं कर्नल संजीत सुरोही जी से, जो आज आपको बताएंगे कि वाकई में अग्निपथ के अंदर क्या होने वाला है, क्या ये वाकई में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, या इसके अंदर काफी चीजें ऐसी हैं जो उनको काफी आगे मॉडिफिकेशन के साथ सही किया जा सकता है, या पूरी तरह से जो स्कीम है वो गलत साबित होने वाली है। तो सभी पॉइंट्स पे आज हम चर्चा करेंगे, हर एक प्रश्न पर हम कोशिश करेंगे कि आपको सभी प्रश्नों का जवाब आपको सही तरह से मिल सके। तो कर्नल सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत अड्डा 24/7 के मंच पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद देश के लिए इतने साल सर्व किए हैं, आपने काफी ज्यादा अपनी सर्विस को प्रोवाइड किया देश के लिए, तो आपको जब इसके बारे में पता चला, अग्निपथ के बारे में, तो आपको कैसा लग रहा है कि मेनली ये अग्निपथ जो आया है, इसको बोला जा रहा है कि 4 ईयर स्कीम, मतलब 4 साल की एक स्कीम सी हमारे हाथ में पकड़ा दी गई। तो आपके विचार से ये पहले अग्निपथ है क्या? अग्निपथ एक स्कीम है जिसके अंदर रिक्रूट्स को जो है भर्ती किया जाएगा, और वो भर्ती करने के बाद 4 साल वो जो है सर्व करेंगे, और 4 साल सर्व करने के बाद उनको फिर जो है डीमोबिलाइज कर दिया जाएगा, और वो उसके बाद वो सिविल स्ट्रीट में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर उनको जो है अलग से नौकरी मिलेंगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 4 साल बाद जब ये ख़त्म हो जाता है तो उनको 11,71,000 रुपये के तकरीबन पैसे उनको मिलेंगे। ये मोटी मोटी स्कीम है। और जैसा आपने मेरे से पूछा कि मेरे बारे में क्या मेरे को लगा, जब शुरू में ये स्कीम आई तो बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं खुद फौज में 35 साल सर्व कर चुका हूँ, और मेरे साथ जो बाकी जवान या जेसीओस थे वो भी 15-15 साल, 20-20, 30-30 साल कर सके। तो मेरे को अजीब ये लगा कि 4 साल में जो आदमी ज्वाइन कर रहा है, जिसमें से 6 महीने की उसकी ट्रेनिंग है, रह गए 3.5 साल। 3.5 साल में से वो एनुअल लीव भी जाएगा। नॉर्मल एनुअल लीव एक सिपाही को या ऑफिसर को 2 महीने मिलती है, तो 4 साल में 8 महीने उसकी एनुअल लीव चलेगी। अभी मुझे ये नहीं पता वो उनके लिए एनुअल लीव 2 ही महीने रहेगी, या हो सकता है सरकार उसको घटा दे, अभी ये कोई क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद हर साल एक जवान को या ऑफिसर को या जेसीओ को 20 दिन की कैजुअल लीव मिलती है, तो 4 साल में 80 दिन वो हो गए। तो इसका मतलब तकरीबन 11 महीने तो वो छुट्टी पे रहा, 6 महीने वो ट्रेनिंग करी, तो 17 महीने उसके जो है ये चले गए। अब बाकी जो 48 महीने में से 12 चौक 48 महीने में से 17 महीने ये चले गए, तो जो ये बचा इसके लिए क्या? तो ये मेरा शुरू में जब आया था तो ये एक रिएक्शन था कि हाउ डज विल इट गोइंग टू वर्क, कैसे काम चलेगा। तो शुरू का रिएक्शन ये था। तो जैसा सर ने बताया कि शुरुआती रिएक्शन, क्योंकि सर अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको जज कर पाए। हम लोग जो जज कर रहे थे वो पॉइंट्स को पढ़कर जज कर रहे थे, और सर जो जज कर रहे थे वो अपने एक्सपीरियंस के साथ जज कर रहे थे। स्टार्टिंग अनुभव को सर ने अपने साथ साझा किया है। अभी आगे भी जानेंगे कि अभी उस स्कीम के बारे में और पॉइंट्स भी पता चले होंगे, और चीजें भी आप देख ही रहे हो कि दिन प्रतिदिन आ रही हैं। कभी होम मिनिस्टर जी ने अभी कुछ अनाउंस किया था उसी स्कीम को लेकर, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स भी काफी, अगर हम बात करें अलग अलग स्टेट्स की, तो वो भी अपने अपने पॉइंट्स को रख रही है। तो उस चीज पर अगर मैं बात करूं सर, जैसा अभी आपने बताया कि 4 साल की पूरी सर्विस रहेगी अग्निपथ की, अग्निवीर की। अब यहां पर आता है कि इनको अग्निवीर कहा जाएगा, ये उन्होंने एक नाम, उनका टैग स्टार्ट किया कि ये अग्निवीर होंगे हमारे, है ना। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि ये जो अग्निवीर हैं, ये एयरमैन के लिए भी जा रहे हैं, ये आपके सोल्जर्स के लिए भी हैं, ये सेलर्स के लिए भी हैं। तो क्या इसमें ऑफिसर एंट्रीज को भी शामिल किया जाएगा? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिशियल एंट्रीज ऑलरेडी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जो 5 साल के लिए आते हैं, फिर उनको 5 साल का सेक्शन मिलता है, फिर
तकरीबन 14 साल तक वो कर सकते हैं। तो अभी इसका ऑफिसर से कोई ताल्लुक नहीं है। सर जैसे अभी जब ये स्कीम को लॉन्च किया गया, अगर हम बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारे एयर चीफ, अगर मैं बोलूं या आर्मी चीफ बोलूं, सारे लोग वहाँ मौजूद थे, रक्षा मंत्री स्वयं भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने सारे अपने पॉइंट्स को रखा, पूरी स्कीम को समझाया एक तरह से, है ना, जो एक अच्छी चीज़ थी कि अगर हम कुछ नया लेकर आए हैं तो खुद उसमें सरकार भी भागीदार थी और सारे के सारी सेना प्रमुख भी वहाँ पर बैठे थे और उन सभी ने उन पॉइंट्स के और सारे पत्रकारों के सभी सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। लेकिन उस दिन के बाद से अगर आपने देखा होगा तो टीवी पर एक डिबेट स्टार्ट हो गई, एक नया, ऐसा लगा कि एक नया मुद्दा सा हो गया, जो पहले हमारे देश में मुद्दों की कमी से चल रही थी, वो उस मुद्दों पर बहस होने लगी। एंड बहस ठीक था कि आप अपने मत को रख पा रहे हो, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं तो वो एक तरह से आप अपने पॉइंट्स रख रहे हो, मैं अपने पॉइंट्स को पूछना चाह रहा हूं, जो विद्यार्थियों के पॉइंट है उनको आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपसे पूछ पा रहा हूं। लेकिन वहां से चीजें यहां आती हैं कि जब वो चीजें आगजनी में परिवर्तित हो जाती हैं, रेलवे ट्रैक पे आके आग लग रही है, लोग सड़कों पर पथराव कर रहे हैं, सरकार की प्रॉपर्टी, ट्रेन, बसों को एकदम तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो क्या ये आपके हिसाब से सही है? नहीं, मेरे हिसाब से क्या, सभी के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है और गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही तरीके से इसको पेश किया। उसमें डिफेंस मिनिस्टर और तीनों चीफ थे और गवर्नमेंट को, मुझे ये लगता है गवर्नमेंट को पहले कुछ ना कुछ अंदेशा जरूर था कि ये लोग जो है इतनी आसानी से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और चीज़ को हर चीज़ समझाया। लेकिन लोगों की समझने में क्यों नहीं आया ये मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर इसको ठीक तरीके से देखे, अभी तो ये स्कीम आई है, उसके बाद लागू होगी। और पुराने जो CDS थे बिपिन रावत साहब, उन्होंने भी जब इनसे पूछा गया था आज से 2 साल पहले कि ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है कि स्कीम आई थी, उन्होंने भी कहा था कि अभी स्कीम का जो बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, जैसे जैसे आगे टाइम आएगा क्लैरिटी आएगी। तो ये जो मुझे ये लगता है कि ये, क्योंकि आपने जैसा बताया कि मुद्दों की कमी थी, ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो उन्होंने इसको जो है एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है, एक पॉलिटिकल स्कीम बना दी है जिससे जो है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की। लेकिन मुझे ये नहीं लगता, हाँ एप्रीहेंशन है सबके दिमाग में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें शक जरूर है कि ये 4 साल ही क्यों, 4 साल बाद वो क्या करेंगे, जो फौज से बाहर निकलेंगे कैसे इम्प्लीमेंट होगी। यहाँ तक कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जनरल हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, उनको भी कईयों को ये एप्रीहेंशन है कि ये कॉमरेडशिप जो हम बात करते हैं, नमक निशान, उसके बारे में ये कैसे एक जवान जो है 4 साल के अंदर इसको समझ पाएगा या कर पाएगा, कैसे उसके अंदर देश की सेवा या देश में मरने की जो वो जुनून है वो कैसे पैदा हो पाएगा, ये सब एप्रीहेंशन है। लेकिन स्कीम को अगर ठंडे दिमाग से देखा जाए तो एक स्कीम ये बहुत अच्छी है और ये सिर्फ मिसगाइड किया गया है यूथ को। अदरवाइज जो यूथ है उनको समझना चाहिए। और मेरा आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, इस स्कीम की अगर आप फ़ायदे देखो, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। कमियां जो हैं वो एक निजी तौर पे देखी जाए तो कमी नज़र आती हैं, लेकिन अगर पूरे एक देश के हिसाब से देखी जाए तो इसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कभी कभी देश की जो एक तरह से अगर हम डिफेंस की बात करें तो ये सुरक्षा का मामला आ जाता है, तो इसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, पहली चीज तो है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स इससे दूर रहे। अब जैसा आपने अभी चीजें बताई कि 4 साल वाले पॉइंट्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये उठा कि 4 साल में आखिरकार 4 साल ही क्यों? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि खाली 4 साल करने के बाद फिर क्या, मतलब 4 साल की सर्विस जो है वो सफिशिएंट है क्या? पहली बात तो ये है कि अगर वो 5 कर देते तो सब कहते 5 ही क्यों, 6 करते तो सब कहते। जिसने क्वेश्चन करना है उसको लॉजिक नहीं देखना, उसने तो क्वेश्चन करना है, नंबर 1। नंबर 2, जिसने ये डिसाइड किया है कि 4 साल ही क्यों, उसकी वजह 2-3 हो सकती हैं। सबसे पहली वजह यह है कि 4 साल की नौकरी में आपने देखा गलवान घाटी में जब झगड़ा हुआ हिंदुस्तान और चाइना का, उस समय ये देखा गया था कि जो लड़ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ से उनकी एवरेज एज तकरीबन 32 साल थी। अब आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि एक 32 साल का आदमी या एक 23-24 साल का आदमी जब लड़ेगा तो कौन बेहतर करेगा। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम ये है कि जो एवरेज एज है इंडियन आर्मी में एक जवान की वो 32 ईयर्स है, और गवर्नमेंट चाहती है कि इसको ले जाके हम 24 से 26 साल तक की एवरेज एज कर लें। तो एवरेज एज करने के लिए ये हमको 4 साल का करना जरूरी था, नंबर 1। नंबर 2, 4 साल में ये महसूस किया गया है कि 4 साल के अंदर जो सोल्जर है वो पूरा ट्रेंड हो जाता है और वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
मैं आपको इसके लिए एग्जाम्पल दूंगा, पहले हिस्ट्री से फिर प्रेजेंट हालात से। हिस्ट्री में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश आर्मी में जो हिंदुस्तानी जाते थे वो 7 साल के लिए जाते थे, और वो 7 साल नौकरी करने में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा गया है कि जिन्होंने विक्टोरिया क्रॉस या जिन्होंने बड़े बड़े जो है उनको अवार्ड मिले हैं लड़ाई के लिए, वो थे जिनकी नौकरी 3 से 4 साल थी। नंबर 2, अगर आप अब के हालात में भी देखो, 1971 की लड़ाई में अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र मिला था, जो कि एक हाईएस्ट डेकोरेशन है लड़ाई के लिए, और उनकी नौकरी तब 1 साल की भी नहीं थी, वो 21 साल के भी नहीं हुए थे। तो ये जो लोग शोर मचा रहे हैं कि जी 4 साल में कैसे ट्रेंड हो जाएगा सोल्जर। उसके बाद कारगिल लड़ाई आप देखो, योगेंद्र यादव सिपाही था, 19 साल का, परमवीर चक्र मिला उसको। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि जी 4 साल का है, कई लोग कहते हैं ये तो एक टूरिस्ट बन के आ रहे हैं, 4 साल बाद रहेंगे और चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल है। और आर्मी लीडरशिप के ऊपर भरोसा करना चाहिए। गवर्नमेंट ने स्कीम लाए हैं, लेकिन इसको चलाएगी तो आर्म फोर्सेस, और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आर्म फोर्सेस की लीडरशिप जूनियर लीडरशिप से लेके सीनियर लीडरशिप तक इस काबिल है कि वो किसी भी स्कीम को अच्छी तरीके से लागू कर सकती है। ये चीज़ बिल्कुल सही आपने बताई। अब एक चीज़ आती है कि आर्मी का मतलब होता है, अगर कभी भी हम लोगों को अनुशासन सीखना हो, डिसिप्लिन सीखना हो, तो एकदम एक ही चेहरा सामने आता है, दैट इज आर्मी। क्योंकि अगर बचपन में भी घर वाले या बच्चे जो होते थे उनको अगर डिसिप्लिन सिखाया जाता तो मूवी दिखाते थे इसमें फौज का कुछ वो होता था, तो वहां से एक छोटे से बच्चे के अंदर भी वो डिसिप्लिन भावना आ जाती है, एकदम दौड़ना या हर एक चीज को लेकर। अब जो यहाँ पर हमारे देश के अंदर इस समय जो गतिविधियां हो रही हैं, इनमें वो डिसिप्लिन कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि अगर इस तरह के युवक मान लीजिए आर्मी में पहुंचते हैं और यही तरीके की बातों से अगर उनको कोई बरगला देता है, उनको कोई भी बहला देता है, तो वो तो देश के लिए खतरा वैसे भी साबित हो सकते हैं। तो जो ये आगजनी कर रहे हैं, इन सारे लोगों को अगर हम ले जाकर आर्मी में बैठा नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है कि वो डिसिप्लिन नहीं शो हो पा रहा, तो यहां पर सबसे पहले अपने कैरेक्टर को दिखाना पड़ेगा उनको। तो आपका संदेश क्या है युवकों के लिए जो भी इस चीज में एकदम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है उसको नहीं समझ है, तो किसी और की बातों में आकर वो बहक गया, और बहक कर वो सड़कों पर उतर आया, और उतर कर अपनी बात रखना तक ठीक था, लेकिन वो दंगाई में परिवर्तित हो गया। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप किसी भी नौजवान से, चाहे वो सिपाही भर्ती हो रहा है, चाहे वो ऑफिसर जा रहा है, अगर आप उससे पूछोगे कि तुम फौज में, आर्म फोर्सेस में क्यों जाना चाहते हो, तो 99% लोगों का जवाब ये है जी मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो आग जला रहे हैं और लोगों के बहकावे में आके जो है बसों को फूंक रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को नष्ट कर रहे हैं, ये देश सेवा है। ये तो देश का आप नुकसान कर रहे हैं। अभी तो आप फौज में भी नहीं गए, तभी आपने देश का नुकसान शुरू कर दिया। तो मेरा जो है ये आज के युवाओं से, यूथ जो इस बहकावे में आ चुके, उनसे ये निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप ये बहकावे में मत आइए, इस स्कीम को अच्छी तरह से समझिए, इसका फायदा उठाइए, फौज में जाइए, 4 साल नौकरी कीजिए, तनख्वाह लीजिए, और नौकरी से, अगर पहली बात तो ये है कि ये किसने कहा कि आप उनमें से होगे जिनको 4 साल बाद निकाला जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि आप उन 25% में हो जिनको रखा जाए 15 साल के लिए। तो आप ये क्यों सोचते हैं, नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं, पॉजिटिव ये सोच के जाओ और ये अपने अंदर धारणा बनाओ कि मैं उन 25% में होऊंगा। और अगर किसी वजह से आप नहीं भी हो पाते हो तो आप 75% में बाहर आओगे। आपके पास तकरीबन 12.25 लाख रुपया है। आज के दिन मुझे बताओ कि 21, 22 या 30 साल की उम्र में किसके पास 12.25 लाख रुपया है? 12.25 लाख रुपए में अगर नौकरी भी नहीं लगती है तो कहीं भी छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा है कि अभी तो कल जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर ने, योगी जी ने कहा है कि जो यूपी पुलिस है उसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी उन युवाओं को जो अग्निवीर जो आएंगे। असम राइफल्स के लिए बोला गया है कि होम मिनिस्टर ने कि जी वो भी आएंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कुछ ना कुछ धीरे धीरे करेगी। थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। ओके, तो युवाओं के लिए संदेश सर ने जो बताया वो यही बताया कि थोड़ा सा एक बार सब्र रख के हम पहले सारी चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि देश अपना है दोस्त, तो उसको अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आर्मी मतलब डिसिप्लिन से पहचान है, तो उसको खोने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड वैसा नहीं है तो आप कितनी भी वैकेंसी आ जाए आप उस जगह तक नहीं पहुंच सकते कभी। तो इसमें सर एक चीज और भी जानना चाहूंगा कि काफी सारी सी चीजें आ गई, जैसे अभी आपने बताया कि 25% में से भी हो सकते हैं। तो पहला जो मेरा भी अपना थॉट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि यहाँ पर
अगर मान लेते हैं हम ऑन एन एवरेज 50,000 वैकेंसी आती है एक साल के अंदर, 25% हो गया 12,500। तो अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई थी जो 12,500 वैकेंसी दे रही थी। मैं तो बाकी को तो छोड़ ही दिया मैंने 75% को, सिर्फ 12,500 भी अगर हम वैकेंसी मानकर चलें तो कोई गवर्नमेंट अभी तक ऐसी नहीं थी जो 12,500 की वैकेंसी दे रही थी। ये पॉजिटिव पॉइंट ठीक है, लेकिन निगेटिव पॉइंट ये आता है कि सर फिर 4 साल के बाद उनको पेंशन क्यों नहीं? देखिए 4 साल बाद पेंशन क्यों नहीं है, ये पहली बात तो समझना ये जरूरी है कि ये स्कीम लाई क्यों गई, क्योंकि लोग जो है स्कीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन स्कीम लाने की वजह क्या है। पहले आपको वजह मैंने बताई कि गलवान घाटी में जो हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए ये रखा गया कि एवरेज एज कम की जाए। नंबर दूसरा, हम जो है अमेरिका या रशिया या जो यूरोपियन कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री वो नहीं है, उन देश में भी आप जगाओ, अमेरिका में 80% जो रिटायर होते हैं फौजी उनको पेंशन नहीं मिलती। ये पेंशन का जो है फ्री की चीज़ लेने की आदत हमको पड़ी हुई है। अमेरिका जैसा जो खुशहाल देश है वो भी अपने फौजियों को 80% फौजियों को पेंशन नहीं देता है। दैट वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। नंबर दूसरा, एक पॉइंट जो आपने बोला था 4 साल कि 4 साल ही क्यों, इजराइल में सिर्फ 2 साल के लिए रखा जाता है, लेकिन इजराइल की आर्मी किसी आर्मी से कम नहीं है। तीसरी पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था, जो शुरू किया था, वो ये था कि हिंदुस्तान में आज के दिन जो डिफेंस बजट है वो 5,20,000 करोड़ का है, साल का बजट, एनुअल डिफेंस बजट। उसमें से लोगों को ये ध्यान नहीं रखते हैं कि उसमें से 50% जो है वो पेंशन और सैलरी में चला जाता है। तो रह गया 2,60,000 करोड़। 2,60,000 करोड़ में अगर हमको चाइना से भी लड़ना है, पाकिस्तान से भी लड़ना है, और आगे हो सकता है हमको दोनों को से इकट्ठा भी लड़ना पड़ जाए, तो उस समय इस बजट से हम उनसे नहीं लड़ सकते। तो गवर्नमेंट जो लेके आई थी इस स्कीम को वो इसलिए लाई थी ताकि जो पेंशन का बिल है वो हम कर सके। इसलिए जो मैं आपके सवाल पूछा था कि पेंशन क्यों नहीं, पेंशन इसलिए नहीं कि अगर पेंशन ही देनी है तो फिर इस स्कीम को क्यों लाए, क्योंकि पेंशन का बिल दिन पे दिन हर साल बढ़ता जा रहा है, और वो कोई भी देश, जब अमेरिका जैसा देश उसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो हमारा देश कैसे अफोर्ड करे। और अगर चलो ये भी सोच लिया जाए भी चलो जी लड़ाई का मामला है, डिफेंस के लिए वो तो प्राथमिकता होनी चाहिए तो लगा देते हैं, तो बाकी जो अगर दुनिया बोल रही है जी डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट वो कहाँ से होएगा, पैसा तो उतना ही है। ये वजह है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो स्कीम की गई है। और एक और चीज़ और बताऊँ, कोई भी गवर्नमेंट, में ये नहीं कह रहा कि ये बीजेपी की, कोई भी गवर्नमेंट जो काम करती है वो देश के हित में करती है, और ये भी जो स्कीम लाई गई है वो देश के हित में लाई गई है। वो इंडिविजुअल से ऊपर हटके देश के लिए सोचोगे तो आपको ये स्कीम बुरी नहीं लगेगी। और फौज में एक और चीज़ सिखाई जाती है, जो ऑफिसर्स को, जब ऑफिसर वहाँ से पास आउट होता है चैटवुड हॉल से, तो वहाँ पे चैटवुड हॉल में लिखा हुआ है सबसे पहले देश, दूसरा मेरे जो साथी हैं, जो ट्रुप्स है, और आखिरी में अगर कोई वेलफेयर करना है तो मैं अपना करूंगा। तो इसलिए अपना लास्ट में आना चाहिए, देश सबसे ऊपर आना चाहिए। देश सर्वोपरि है। तो बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि यार कई सारे से पॉइंट दोस्तों ऐसे हैं जो मुझे भी अभी पता चले, क्योंकि अब हम आंकड़ों पर बात कर पा रहे हैं। वैसे हम लोग जब किसी से भी नॉर्मल, अगर मैं भी बात करता था तो क्या रहता था कि हम लोग के पास आंकड़े तो होते नहीं थे, जो न्यूज़ में देख लिया, जो पॉइंटर्स पता मतलब कहीं से पढ़ लिए, उन पर आकर डिबेट कर ली, उन पर बहस कर ली, आपस में बात खत्म हो गई। लेकिन अभी आपने जो बात रखी, आपने रशिया की बात करी, आपने या किसी इजराइल की बात की, आपने बाकी कंट्रीज के एग्जाम्पल्स से बताया, तो काफ़ी आंकड़े पता चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं यूथ को पता होने चाहिए ताकि वो अपने आप को उस हिसाब से चेंज कर सके। लेकिन यहाँ पर आपकी सारी बातें सही लगी सर मुझे, लेकिन एक चीज़ लगती है, अब कब वही चीज आती है कि कई बार चीजों को ना पॉलिटिकली बहुत जल्दी कनेक्ट कर दिया जाता है। हमारे देश के अंदर कई सारे से मुद्दों पर ऐसा चलता है, और इस मुद्दे पर भी आ रहा है कि जब हम अगर अग्निवीर की बात कर रहे हैं तो वो 4 साल के बाद उसको कह रहे हैं कि रिटायर कर दिया जाएगा, आपको पेंशन नहीं है, नो पेंशन स्कीम। तो फिर अगर हम बात करें तो ये बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं इनको बोला जाता है कि इनको क्यों पेंशन मिलती है, इनकी सैलरीज में क्यों नहीं कटौती होती। इस पॉइंट को फिर आप कैसे डिफेंड करेंगे? मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल कमेंट है, और मैं एज एन आर्मी ऑफिसर, हमको फौज में ये सिखाया जाता है कि यू शुड बी अपॉलिटिकल, मतलब आप राजनीति से दूर रहेंगे। लेकिन क्यों नहीं दी जाती? 5 साल में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है या एमएलए बन जाता है वो ज़िंदगी भर पेंशन लेते हैं, और यहाँ 4 साल में आप पेंशन नहीं दे रहे हैं, वो उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि
आपको अगर जैसे पहले भी बताया, अगर 12.25 लाख रुपए 4 साल की नौकरी करने के बाद, उसमें मैं मानता हूं कि उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन जो है इंडिविजुअल का है। ये नहीं कि 12 लाख सरकार ही दे, ये भी समझना जरूरी है। मैं सारी चीज़ें बड़ा ही नहीं करूंगा इस स्कीम की, मैं इसके सही तरीके से एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ये जो 12 लाख, 12.25 लाख या 11.5 लाख मिलेंगे, ये इनमें से इंडिविजुअल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरी चीज़ ये देखने वाली है, ये स्कीम में कोई कमी नहीं है, ठीक है। कमी जो अगर हो सकती है तो इम्प्लीमेंटेशन में हो सकती है, और वो इम्प्लीमेंटेशन है रिक्रूटमेंट की नहीं है, पोस्ट डिमोबिलाइजेशन की है। जब वो हर साल 35,000 यूथ सड़क पे आएगा, उस समय सोचने की बात है कि गवर्नमेंट उसके लिए क्या सोच रही है। वो जो 4 साल में वो सैनिक लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा, वो फौज आराम से उसको हैंडल कर सकती है, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया, मिलिट्री लीडरशिप हमारे देश की इतनी सक्षम है कि वो हर स्कीम को लागू कर सकती है, और इस स्कीम को भी बहुत अच्छी तरीके से लागू करेगी। लेकिन जो सोचने वाली बात है, जो गवर्नमेंट के लिए भी और हमको भी, वो ये सोचने वाली बात है कि 4 साल बाद जब वो बाहर आएगा तो वो जो है ये ना हो कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, वो देश को नुकसान दे, क्योंकि वो ट्रेंड है। अभी वो जो आग जला रहे हैं वो अभी ट्रेंड नहीं हुए हैं। वही जब 4 साल बाद वहाँ से आएंगे तो वो आग ही नहीं लगाएंगे, वो गोली भी चलाएंगे, वो ट्रेंड हैं। वो टैंकों को भी उड़ा सकते हैं, उनको ये, क्योंकि उनको सिखाया जाएगा ये चीज़ें, तो वो देश का नुकसान भी कर सकते हैं। और देश के जो ये कई जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जिनको उग्रवाद या टेररिज्म कहते हैं, ये जो है उनका हो सकता है नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, उनको अपने काडर में रिक्रूट करें। तो गवर्नमेंट को उस चीज़ के ऊपर और हमको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि पोस्ट डिमोबिलाइजेशन हमको उनका ध्यान रखना है। तो क्या गवर्नमेंट इसमें ऐसा नहीं कर सकती कि जो लोग 4 साल के लिए जब वो अग्निवीर हो गए तो उनकी आगे की स्टडीज़ साथ में करवाई जा सके? देखिए, आगे की स्टडीज़ कराने में तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया, उतनी ट्रेनिंग, छुट्टी, एनुअल लीव, कैजुअल लीव, तो वो अगर उसमें उसको उनकी एजुकेशन भी कराया जाएगी तो वो फिर लड़ाई कब लड़ेगा, या वो बॉर्डर पे कब बैठ, बॉर्डर पे तो एजुकेशन होती नहीं है, और ना बॉर्डर पे इंटरनेट है कि जहाँ आप ऑनलाइन एजुकेशन करा दोगे। तो ऑनलाइन वो देखो, अब हर चीज़ अगर आप ये चाहते हो कि सरकार जो है आपको हर चीज़, एजुकेशन भी आपको कराए, पेंशन भी आपको दो, सब चीज़ आपके करे, तो वो मेरे को लगता है कि वो नाजायज़ है, और वो हम सरकार से बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। हमको अगर हम इसको ये सोच के बात, इस स्कीम को समझे कि क्या ये देश, पहला क्वेश्चन हर नागरिक के दिमाग में ये आना चाहिए, क्या ये देश के हित में है या नहीं है। अगर ये देश के हित में नहीं है तो इसको बिल्कुल लागू नहीं करना चाहिए। पूरे देश में प्रोटेस्ट होने चाहिए, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। बिल्कुल सर। और अगर ये स्कीम सही है तो फिर इंडिविजुअल का नहीं देखना कि मेरा क्या फ़ायदा है, या मेरे भाई का है, या मेरे बेटे का क्या फ़ायदा, फिर वो नहीं देखना। अच्छा, इसमें सर जो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक पॉइंट आया, जो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, एंड जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो मैं भी एक बार जुड़ा सेशन में और मैंने भी उस चीज़ पर बात की। वो ये था कि ये तो ठीक है कि इस स्कीम को आप लेकर आए, एक्स और वाई ग्रुप का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 2021 में 12 जुलाई को। उस एग्ज़ाम का रिजल्ट डिले हो रहा था, उसमें लिख कर आता था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से रिजल्ट को डिले किया जा रहा है। कुछ सोर्सेज से हमने भी पता किया था, तो यही था कि कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, एंड वो बड़ा चेंज अब समझ में आ रहा है कि वो अग्निपथ हो रहा था। अब यहाँ पर ये आता है कि जब वहाँ उस समय उनसे पूछा गया एयर चीफ से, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी की जितनी भी चीज़ें उनको सीज करके आगे की प्रोसेस जो है वो अग्निपथ के थ्रू हम करने वाले हैं। तो अगर अग्निपथ के थ्रू करने वाले हैं तो जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिए थे उनको फिर क्या, उनकी तो अब एज भी एक तरह से बाहर हो रहे हैं, तो अब एज का रिलैक्सेशन उनको नहीं मिल रहा, साथ ही साथ उनका उस रिजल्ट को उनका दिखाया नहीं गया, तो अब वो तो कहीं का नहीं रहा, वो क्या करे। देखो, जो आपने ये बोला है इसके बारे में मैं ज़्यादा मुझे पता नहीं कि क्या व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न आई डोंट नो। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो आप कह रहे हो कि भी उनकी एज निकल गई, ऐसे तो पिछले 3 साल से जो कोविड हुआ था, पिछले 2 या 2.5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। इंडियन आर्मी में ही मेरा ख्याल 92 या 98,000 वैकेंसीज खाली पड़ी है। वो इसलिए कि कोविड के टाइम में, क्योंकि जब कोई भी रिक्रूटमेंट रैली होती है तो उसमें हज़ारों में कैंडिडेट आते हैं, तो उन हज़ारों कैंडिडेट को एक जगह के और इकट्ठा करना जो है कोविड को दावत देने की बात है। तो उस दौरान अगर भर्तियां नहीं हुई और उसकी वजह से जो उस टाइम एज में बॉर्डर लाइन थे और उनकी एज निकल गई,
इट इज़ जस्ट टू बैड। देखो कोविड में दुनिया की नौकरी चली गई, आप तो कह रहे नौकरी मिली नहीं, दुनिया की नौकरी होते हुए भी नौकरी चली गई, ठीक है। तो ये तो नेशनल कमेटी थी जिसकी वजह का कोई नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो आप बोल रहे हो ये हो सकता है कि ये इसको रिजल्ट को इसलिए रोका गया हो कि ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हो कि फिलहाल कोई भी स्कीम नहीं होगी, अब जो भी स्कीम होगी दे विल बी अंडर अग्निपथ। तो वो अग्निपथ के ही अब जो है शुरू होने वाली है, इस अग्निपथ से जो है भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी तो हो जाएंगी। अब जिसकी एज लिमिट की, हाँ गवर्नमेंट अगर चाहे तो थोड़ी बहुत अगर एज बढ़ा सकती है, साल 6 महीने तो बढ़ा सकती है, वो दैट इज गवर्नमेंट डिसीजन, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। अनुभव पर हमने बात की, आपने बोला कि अनुभव की कमी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी उनको ट्रेंड कर दिया जाएगा, है ना। पॉइंट यहाँ पर ये भी था सैलरी, अगर हम बात करें कि सैलरी का पॉइंट था तो वो भी आपने बताया कि उसको भी पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है। एंड जो कनेक्शन इसका अगर हम देख रहे हैं, जो ग्राउंड पर जो एक रियलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी को अगर आप देखेंगे तो लिटरली एकदम से वायलेंस वाली बहुत वैसी कंडीशन है कि हर एक अलग अलग स्टेट, हम इसको एक कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट की स्टेट नहीं कह सकते, डिफरेंट स्टेट जहां अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट है, वहां हमें वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसा एक टाइम पर आ रहा था, अभी एक चीज़ और भी बहुत ट्रेंड में चला, मतलब एकदम से आया कि पहले किसान रोड पर थे, अब स्टूडेंट रोड पर है, तो कुछ तो गड़बड़ है। देखो कुछ भी गड़बड़ है तो उसके लिए रोड पे आओ, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन हर चीज़ को अपने पॉइंट को रखने के तरीके हैं। वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको ही बोलने का उतना, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। किसी को हो सकता है मेरी राय नहीं पसंद हो, मेरे को, मैं अपनी व्यूज़ दे सकता हूँ। आई हैव गॉट ए फंडामेंटल राइट टू स्पीक। बट फंडामेंटल राइट का मतलब ये नहीं कि आप जो है सड़कों पे उतर के जो है बसों को आग लगाओ, ट्रेनों की बोगी में आग लगाओ, वो नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हर स्टेट में हो रहा है। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जिस स्टेट में बीजेपी है उस स्टेट में ऑपोजिशन करा रही है, और जिस स्टेट में जो बीजेपी नहीं है उस स्टेट में सरकार करा रही है। तो ये जो है जो भी करा रहा है वो गलत करा रहा है, क्योंकि युवाओं को गलत जगह डायरेक्शन में डालने में किसी के हित में नहीं है, किसी के पार्टी के हित में नहीं है। और ये युवाओं को समझना चाहिए, और युवाओं के जो युवा सड़क पे आ चुके हैं उनके माँ बाप को भी पता है, अपने बच्चों को समझाइए, उनको घर पे ले जाइए, इस स्कीम को अच्छी तरह समझिए। और गवर्नमेंट ने यहाँ तक कहा है कि अगर ये स्कीम नहीं ठीक चलती है तो वी मे थिंक ऑफ समथिंग एल्स। ठीक है, हर चीज़ का जरूरी नहीं होता। अब जैसे आपने किसान को बताया, किसान के में किसान बैठे 1 साल तक सड़क पे बैठे रहे, शोर मचा पूरे हिंदुस्तान में, बिल वापस ले लिए। तो जो गवर्नमेंट बिल को ला सकती है, गवर्नमेंट को बिल को वापस भी ला सकती है। अब ये अग्निपथ का जो है नोटिफिकेशन किया, उस नोटिफिकेशन को डी नोटिफाई कर सकते हैं, तो उसको चलने तो दीजिए थोड़े दिन। सारे के सारे एक ही दिन में भर्ती तो नहीं होंगे ना, ठीक है। उसको 1 साल 2 साल चल रहे, हो सकता है गवर्नमेंट को महसूस हो कि भाई इसमें ये कमियां आ रही हैं, तो करिए। इसको एक चैलेंज समझिए, इसको एक वो मत समझिए कि जी वहाँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जी ये हो जाएगा। उसको एक चैलेंज समझ के, उसको एक ऑप्शन समझ के उसको फेस कीजिए, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो उसको चेंज कर, वो गवर्नमेंट अपने आप करेगी। बिल्कुल सर, बाकी सारे पॉइंट्स ठीक हैं, जितने भी आपने बताए पॉजिटिव वे में इसको लिया जा सकता है। काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं, एंड मैं अभी न्यूज़ देख रहा था तो पता चला कि कुछ सुसाइड के केस भी मेरे को समझ में आए, देखने को मिले, सुनने को मिले, जो वाकई में भयावह स्थिति को दर्शाता है कि यार सुसाइड तक कैसे पहुंच गए। तो मुझे पहली चीज़ ये समझ नहीं आई, अभी सिर्फ आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निपथ स्कीम के बारे में बताया जाता है, अभी उसका कोई नोटिफिकेशन प्योरली नहीं आया, या हम कहते हैं कि नोटिफिकेशन के बारे में बताने के बाद दंगे स्टार्ट होते हैं। फिर ये सुसाइड में कन्वर्जन क्यों? मतलब क्या सुसाइड सॉल्यूशन बन जाएगा? कोई सलूशन नहीं है। और मैंने आपको जैसे पहले कहा, जो सुसाइड कर रहे हैं, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आर्म फोर्सेस में कोई जगह नहीं है। और अगर उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनका इंश्योर किया जाए कि वो जो है आर्म फोर्सेस में नहीं आए, क्योंकि वो अभी तो बाहर जो है शोर मचा रहे हैं। अगर वो ऐसे इंसान अगर एक भी फौज में आ जाएगा तो वो ना देश के हित में है ना फौज के हित में है। उनको, ऐसे लोगों को तो, जो एक चीज़ जो कि अभी तक आई नहीं और जिस पे तुम्हारा कोई डायरेक्ट फर्क नहीं है, वो पूरी स्कीम है, यू आर नॉट वन इंडिविजुअल हु इज अफेक्टेड। अगर वो इंसान इतना कमज़ोर है कि वो खुदकशी कर रहा है, तो आई डोंट थिंक ही इज फिट टू बी इन द आर्म फोर्सेस। ओके सर, आपने काफ़ी सारे सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे सवालों के आपके जवाब मिले होंगे। जो सवाल मुझ तक आए थे वो मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से सर से पूछे हैं।
और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ जो ये सेशन लेकर आए, ये उसकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को दर्शाने के लिए नहीं था। ये उस पर सीधे एक बात करनी थी, और बात करने के लिए हमें एक ऐसे पर्सन की आवश्यकता थी जिसने कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील किया हो, जो उस फील्ड से खुद रिलेट कर पा रहा हो, जो उस जगह पे कभी रहा हो। तो इसीलिए हमने कर्नल संजीत सिरोही सर को यहाँ पर आमंत्रित किया था, और उन्हीं से हमने वो सारे पॉइंट्स को जाना है दोस्तों। तो एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि आपको लग रहा होगी कि उसी पॉइंट को लेकर आपके मन में कोई और अगर शंका हो तो आप उसको कमेंट में आराम से पूछ सकते हैं। जो भी सवाल आपके होंगे वो डायरेक्टली सर से पूछकर आपको आंसर्स जरूर किए जाएंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग जुड़े रहिए डिफेंस अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।